Assalamu alaikum student. Hope you are good and well. कोरोना की वजह से हम ये लेक्चर्स ऑनलाइन कर रहे हैं। आपको मैंने आरबीसी पढ़ा दिया, एरिथ्रोपोएसिस वगैरह भी पढ़ा दिया। तो आज बात है डब्ल्यूबीसी की। जो हमने 3 फॉर्म्ड एलिमेंट का जिक्र किया था, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी इज डन एंड नाउ वी आर ऑन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ये क्या है। फिर अगले लेक्चर में हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे। तो पहले स्लाइड में हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आरबीसीज और यहाँ पर डब्ल्यूबीसीज की बात की है। आल्दो इन दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, इनकी शक्ल सूरत, काम से लेकर अंजाम तक। बट फिर भी बंदे के जहन में आरबीसी का जिक्र होता है तो उसके साथ बंदा डब्ल्यूबीसी को भी कनेक्ट करके याद रखने में आसानी हो जाती है। तो मैं एक एक करके तमाम चीज़ों का जिक्र आपको करता हूँ और आप ध्यान दीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। तो हमारे इस कॉलम में है आरबीसीज की प्रॉपर्टीज़ और इसमें है डब्ल्यूबीसीज की प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसके नाम की बात करें तो आरबीसी को मैंने कहा था आपको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन दोनों बोन मैरो में ही होता है, जबकि डब्ल्यूबीसीज लिम्फ नोड में और स्प्लीन में भी बनते हैं। तो ओरिजिन में इसका ओरिजिन चेंज हो गया। जब हम इसकी हेमोपोएसिस पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन सी स्टेज पर आपके लिम्फ नोड या स्प्लीन की तरफ आते हैं। न्यूक्लियस जो है आरबीसी में एब्सेंट है, न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट है। साइज जो है इसका 7.2, 7.4, 7.5 यहाँ पर इस सोर्स में लिखा हुआ है, बट ये तो 15 माइक्रोन से भी बड़े होते हैं। और अगर हम इसको देखें तो ये हेमोग्लोबिन से भरे होते हैं, तो मतलब हमें रेड नज़र आते हैं और इसमें कोई पिगमेंट नहीं, तो ये हमें अंडर माइक्रोस्कोप कलरलेस नज़र आते हैं अनलेस हम इनको स्टेन ना करें। प्रोडक्शन 2 मिलियन आरबीसी पर सेकेंड, फ्यूअर आरबीसी डब्ल्यूबीसी दिन आरबीसी, बहुत कम तादाद में पैदा होते हैं। लाइफ स्पेन की अगर बात करें तो आरबीसी 120 डेज तक सरवाइव करते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी जो हैं ये 5 से लेकर 21 दिन 5 to 21 डेज तक जिंदा रहते हैं और अपने काम अंजाम करते हैं। अगर हम इसकी काउंट्स की बात करें, 5 मिलियन आरबीसी इन एवरी क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड मौजूद होते हैं, जबकि 3000 से 7000 डब्ल्यूबीसी इन एवरी क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड मौजूद होते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं 5 मिलियन एंड दीज आर इन द थाउजेंड्स। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे, ये इसकी डिटेल भी जानेंगे। अब नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड हाई अल्टीट्यूड। ठीक है, कब इसके नंबर बढ़ते हैं? नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ये किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहा है? एक्सरसाइज के साथ, ऑक्सीजन कंजम्पशन के साथ। और ये किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहा है डब्ल्यूबीसी? इन्फेक्शन के साथ। ये इन दोनों के काम पर डिपेंड कर रहा है। इसका काम है ऑक्सीजन सप्लाई, इसका काम है इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो ये बढ़ जाएंगे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इसको एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन को ल्यूकोपोएसिस या ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोपोएसिस, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोपोएसिस। शेप की बात करें, सर्कुलर, बाइकनकेव, राउंड, इमोबॉइड, इर्रेगुलर। तो लफ्ज़ अगर मैं इर्रेगुलर ही सिर्फ यहाँ पे यूज़ करूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि इट हैव सम टाइप्स। मोटिलिटी, ये नॉन मोटाइल है, कोई हरकत खुद नहीं करता, इसको फ्लूइड ले जाता है। जनरल ये मोटाइल है, ये हिलते हैं, इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, movement doesn't leave blood vessels, come out of blood capillaries। तो ये आरबीसीज ब्लड वेसल से बाहर नहीं जा सकते, जबकि डब्ल्यूबीसीज बाहर टिश्यू में जाते हैं और डिफेंस में अपना काम अदा करते हैं।
रिलॉक्स फॉर्मेशन, आरबीसी जो है वो एक दूसरे पर बिल्डअप कर सकते हैं। जिस तरह आपने कैरम की गोटियां देखी होंगी, एक दूसरे पर हम रखते हैं, खड़ा करते हैं, उसका टावर बनाते हैं। तो हमें इसी तरह के टावर्स अंडर माइक्रोस्कोप नजर आते हैं और इसको हम कहते हैं रिलॉक्स फॉर्मेशन। ठीक है, ये जिसे कहते हैं फॉर्म स्टैक कॉल्ड रिलॉक्स, एक डंडी टाइप की बना देते हैं और यहाँ पर ये रिलॉक्स फॉर्मेशन एब्सेंट होती है। इसकी सिर्फ एक ही टाइप है जो हम जानते हैं, बाइकनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड रेड कलर, और यहाँ पर WBCs की 5 टाइप्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। चूंकि हमने यहाँ पर बात की कि कैपिलरी से बाहर भी जा सकते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम में भी ये पहुंच जाते हैं, फिर वहां पर भी ये सर्कुलेट करते हैं। फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और यहाँ पर फंक्शन जो है वो है डिफेंस। तो डिफेंस में हमारे WBC काम करते हैं। तो ये कुछ 17 प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने साइड बाय साइड आपसे शेयर की, इनको जहन में रखिए, हो सकता है ये एग्जाम में आपकी हेल्प करें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं WBC की। WBC को अगर हम क्लासीफाई करें तो 2 क्लासेस बनती हैं, granulocytes which have granules, agranulocytes which do not have any granules। अब ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये हमें नजर आते हैं आफ्टर स्टेनिंग। तो इस साइड में जो ग्रेन्यूल्स हैं ये ड्यू टू द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर कोई स्टेनिंग के बाद हमें ग्रेन्यूल्स नजर नहीं आते। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द granulocytes आर क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिक स्टेन्स। ठीक है, तो granulocytes due to presence of granules, and there are 3 types of it। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कौन से हैं? विद ग्रेन्यूल्स टेकिंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक स्टेन्स। ठीक है, यहाँ पर बेसिक स्टेन्स ये ऊपर है, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, तो अब समझ आएगी। दूसरा कौन सा है? इओसाइनोफिल्स विद ग्रेन्यूल्स टेकिंग एसिडिक स्टेन एंड बेसोफिल्स विद ग्रेन्यूल्स टेकिंग बेसिक स्टेन्स। तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि हमारे पास 3 है, एक न्यूट्रल है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है। न्यूट्रल को हम न्यूट्रल कहेंगे, बेसिक को हम बेसिक कहेंगे और एसिडिक को हम इओसाइनोफिल्स कहेंगे। तो इस तरह आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स which take both acid and basic stain, eosinophils which take acidic stains, and basophils with granules taking basic stains। यहाँ पर तीनों के हम ग्रेन्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये इस तरह के स्टेन्स लेते हैं। दूसरी साइड पर आते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइड्स, जिसपे आफ्टर स्टेनिंग हमें कोई ग्रेन्यूल्स नजर नहीं आते। ठीक है, प्लेन साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में है, यहाँ पर सेल के साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। एक को हम मोनोसाइट्स कहते हैं और दूसरे को हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब एक एक की बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी है इन 5 टाइप की। तो यहाँ पर एक नजर आप दौड़ा लें, 1 2 3 1 2 यानी 5, तो 5 टाइप है। न्यूट्रोफिल्स की सबसे पहली बात, जो एसिड और बेसिक दोनों स्ट्रेन ले रहा था। यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, और आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ, हैव फाइन और स्मॉल ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं और ग्रेन्यूल जो है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेन दोनों ले रहे हैं। अब इसको जब हम लेशमन स्ट्रेन देते हैं विच कंटेन एसिड एओसिन एंड बेसिक मिथाइलिन ब्लू। अच्छा, आप में से बहुत लोगों को स्टेन्स का नहीं पता होगा। तो स्टेन्स हम यूज करते हैं टिश्यूज पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं, तो इसलिए हम उनको स्टेन करते हैं, कलर देते हैं, फिर कलर वो एक्वायर कर लेते हैं जो हमें अंडर माइक्रोस्कोप नजर आते हैं। तो ये जो सेल है न्यूट्रोफिल, इसको हम जो कलर दे रहे हैं उसका नाम है लेशमन स्टेन। अब ये स्टेन बजाते खुद एसिड और बेस 2 किस्म के स्टेन से बना है। एक एसिडिक है जो इओसिन है,
और दूसरा बेसिक है जो मिथाइलिन ब्लू है। ये एक ही स्टेन देते हैं जो 2 स्टेन से बना है। और फिर न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल्स जो हैं वो हमें वायलेट कलर में नजर आते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। अब न्यूक्लियस जो है, ग्रेन्यूल्स की तो बात हो गई, वो हमें छोटे छोटे नजर आ रहे हैं और वायलेट कलर में नजर आ रहे हैं। जो न्यूक्लियस है वो इसका मल्टी लोब्ड है। देखिए आप, इसमें लोब्स बने हुए हैं 1 2 3। अब द नंबर ऑफ लोब्स जो न्यूक्लियस में है वो डिपेंड कर रहे हैं एज ऑफ द सेल्स में। ठीक है, जितनी इसकी एज ज्यादा होगी, यानी यहां पर हम अगर बात करें, इन यंगर सेल द न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड and in older neutrophil the nucleus has 2 to 5 lobes। जितना बड़ा होगा उतनी इसमें झुर्रियां बन रही होंगी, lobes। The diameter of the cell is 10 to 12 micron। The neutrophils are amoeboid in nature। अब यहाँ पर amoeboid in nature जो है, ये बताने के तो मैं अभी बता दूं, but I want you to answer this। मैंने आपको कभी नहीं बताया, बट मैं चाहता हूं कि आप सर्च करें। ठीक है, आपके आंसर्स को मैं मार्क करूंगा। इस लफ्ज को जहन में रखें, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। एमीबॉयड। ठीक है, ये आपका हुआ होमवर्क। ये आपने मुझे वीडियो के नीचे इसका जवाब देना है। एमीबॉयड इन नेचर, आई नो इट्स वेरी इजी, कॉपी करें, गूगल में लिखें, आ जाएगा, बट आई वांट यू टू डू दिस फॉर मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है इओसाइनोफिल। इओसाइनोफिल, अब यहां पर इससे पहले की शेप को देखें, इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। इसको देखें, बड़े बड़े रेड कलर के ग्रेन्यूल्स हैं। शक्ल हमने देख ली क्योंकि हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। इओसाइनोफिल्स हैव कोर्स, बड़े बड़े लार्ज ग्रेन्यूल्स in the cytoplasm which stain pink or red with eosine। अब eosine जो स्टेन है उसके साथ ये पिंक या रेड कलर का स्टेन लेते हैं, फिर हमें माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियसिस जो है वो, जो इसका न्यूक्लियसिस है वो बाइलोब्ड है एंड स्पेक्टेकल शेप है। ठीक है, स्पेक्टिकल किसे कहते हैं? दूरबीन की तरह या चश्मों की तरह। Diameter of the cell varies between 10 to 14। तो इससे पहले क्या था? 10 to 12 था, ये 10 to 14 माइक्रोन हो गया। ठीक है, बाइलोब न्यूक्लियस है, बड़े बड़े इसमें ग्रेन्यूल्स हैं। अगली स्लाइड पर जाते हैं। बेसोफिल्स। अब बेसोफिल इसके नाम को देख के बेसिक स्टेन लेने वाले। आल्सो हैव कोर्स ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। बहुत बड़े बड़े कोर्स यानी भरा पड़ा होता है। द ग्रेन्यूल स्टेन पर्पल ब्लू विद मिथाइलिन ब्लू। तो यहां पर जो स्टेन ले रहे हैं वो पर्पल ब्लू है। न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, या इसका न्यूक्लियस भी बाइलोब्ड है, पर डायमीटर ऑफ द सेल जो है वो छोटा है। इससे पहले वाला 10 to 14 था, ये 8 to 10 है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी ये हुई, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, लार्ज कोरस ग्रेन्यूल्स, और क्या हुआ, और कुछ खास नहीं। ठीक है, छोटा है। मोनोसाइट, ये दूसरे हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, उसका क्या नाम था? ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स विद डायमीटर ऑफ 14 to 18। तो इसका डायमीटर काफी बढ़ गया है। द साइटोप्लाज्म इज क्लियर विदाउट ग्रेन्यूल्स। जिस तरह हम इसकी शक्ल को देख सकते हैं, इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। इसका जो न्यूक्लियस है वो राउंड, ओवल, हार्शू शेप, बीन शेप, किडनी शेप्ड है। किसी शेप का भी हो सकता है। द न्यूक्लियस इज प्लेस्ड आइदर इन द सेंटर ऑफ द सेल, पुश टू वन साइड, और लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज सीन। तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो या तो एक तरफ धकेला हुआ होता है या बिल्कुल बीच में होता है। इसके न्यूक्लियस की शेप जो है हॉर्सशू, ओवल, राउंड, किडनी शेप, किसी नाम से भी हम इसको कह सकते हैं, बट ओवरऑल कुछ इस तरह की शेप होती है। इससे थोड़ी मुख्तलिफ भी हो सकती है। और साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स हमें नजर नहीं आएंगे और उसका पूरा सेल साइटोप्लाज्म से भरा पड़ा होगा। लिम्फोसाइट्स,
like monocyte, the lymphocyte also do not have granules, क्योंकि ये भी जैसे कि एक ग्रेनुलोसाइट फैमिली का मेंबर है, तो कोई ग्रेन्यूल नहीं होगा। इसके साइटोप्लाज्म में इसका न्यूक्लियस भी ओवल, बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड है। न्यूक्लियस ऑक्युपाई द होल ऑफ द साइटोप्लाज्म, a rim of cytoplasm may or may not be seen। तो इन दोनों में जिसे कहते हैं एग्रेनुलोसाइट में मेन डिफरेंस कहां पर आ रहा है, एक मिनट सॉरी, मेन डिफरेंस यहां पर आ रहा है कि इससे पहले वाले में यहां पर जो साइटोप्लाज्म से सेल भरा पड़ा हुआ था, बहुत सारा साइटोप्लाज्म था, और सेल में जो न्यूक्लियस था किसी एक साइड पे धकेला हुआ था, हो सकता है बीच में भी होता, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ लिम्फोसाइट में जो बात है नोट करने की कि इसने न्यूक्लियस ने पूरा सेल ऑक्युपाई किया होता है, और साइटोप्लाज्म का एक बारीक सा रिंग अराउंड द न्यूक्लियस पूरे सेल में हमें नजर आता है, बाज़ औक़ात वो भी नजर नहीं आता। ठीक है जी, तो ये 5 टाइप हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी है। अब टाइप ऑफ lymphocytes, depending upon the size, lymphocytes are divided into 2 groups, large, ठीक है, lymphocyte की बात है कि हम इसको लार्ज और स्मॉल में भी डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ lymphocyte, उसको हम 2 में डिवाइड वो कर लेते हैं, डिवाइड। lymphocyte की बात हो रही है, ये लास्ट वाला है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। Depending upon size, lymphocytes are divided into 2 groups, large lymphocytes, ये लार्ज क्यों है, यंग है, और सेल्स विद द डायमीटर इतना बड़ा 10 to 12, और स्मॉल lymphocytes, ओल्डर सेल्स, जितने बड़े हो रहे हैं इनका डायमीटर छोटा हो रहा है, और वो है 7 से 10 तक माइक्रोन, और इसको हम डिपेंड करते हैं इसकी फंक्शनल पर। तो lymphocytes are divided into 2, T lymphocytes और B lymphocytes। ये जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो इन दोनों के कारनामे भी आपको मैं समझाऊंगा। सेल कंसर्न विद सेलुलर इम्यूनिटी और सेल्स कंसर्न विद ह्यूमोरल इम्यूनिटी। T lymphocytes जो है ये सेलुलर इम्यूनिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, और B lymphocyte ह्यूमोरल इम्यूनिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। अब बी लिम्फोसाइट को मैं इतना कह दूं, ह्यूमोरल आप शायद ना जानते हो, ये एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी है और ये सेलुलर इम्यूनिटी है, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, हम में काफ़ी किस्म की इम्यूनिटी काम कर रही होती है। कुछ और डिटेल जानते हैं अपने इन सेल्स के बारे में। तो इससे पहले मैंने आपको तमाम सेल्स के डायमीटर बताए, तो यहाँ पर एक उन्हीं को लेकर एक चार्ट बनाया है। न्यूट्रोफिल्स, यूसाइनोफिल, बेसोफिल्स, ये हमारे ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और नीचे दो वाले हमारे नॉन ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी डायमीटर की बात करें तो आप देख सकते हैं न्यूट्रोफिल्स 10 से 12, यूसाइनोफिल 10 से 14, बेसोफिल्स 8 से 10, मोनोसाइट जो सबसे बड़े थे 14 से 18, और लिम्फोसाइट 7 से 12। लाइफ स्पेन जो है 2 से 5, 7 से 12, 12 से 15, 2 से 5 और आधे से 1 दिन लिम्फोसाइट। तो अगर हम कहें 1 से 15 दिन तक की हमारे WBCs की लाइफ होती है, तो वो हम यूँ कहेंगे कि मुख्तलिफ सेल्स की मुख्तलिफ लाइफ होती है, ठीक है जी। अगली वेरिएशन, अब ये सेल्स जो है हमारे बॉडी में इन नंबर वेरी करते हैं। अब जिस तरह हमारे आरबीसीज वेरी कर रहे थे ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल वेरिएशंस, यहाँ पर डब्ल्यूबीसीज भी वेरी करते हैं विद फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल वेरिएशंस। यहाँ पर मैंने एक चार्ट दिया है इनकी नॉर्मल वैल्यूज के लिए, यानी न्यूट्रोफिल 3 से 6000 होते हैं, साइनोफिल्स 150 से 450 होते हैं पर क्यूब एक mm। बेसोफिल्स 0 से 100 तक होते हैं, फ्रॉम 0 till 100, मोनोसाइट 200 to 600, लिम्फोसाइट 1500 to 2700। इसके लिए सोर्स है, हो सकता है कि मेरी बुक में कुछ और है, आपकी बुक में कुछ और हो, बट ये एक एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं। मैंने जिस बुक को यूज़ किया है वो है केसबिलिंगम
आपको मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो अगर आपको नेट पे कोई और वैल्यू नज़र आए तो परेशान ना हो, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस की बात हम करते हैं। नंबर 1, ये फिजियोलॉजिकल है, मतलब नॉर्मली हमारी फिजियोलॉजी जो है उसमें ये कब वेरी करते हैं, इसका किसी डिजीज के साथ ताल्लुक नहीं है, वो बाद में आ रही है, उसकी भी हम बात करते हैं। एज के साथ WBC काउंट जो है वो 20,000 पर क्यूबिक mm जो है इन्फेंट में होता है, और अबाउट 10,000 to 15,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड इन चिल्ड्रन, और एडल्ट्स में ये रेंज 4 से 11,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड तक पहुंच जाती है। सही है। तो ये फ्रॉम जिसे कहते हैं इन्फेंट, बेबी, चिल्ड्रन और एडल्ट, 20,000, 10,000 से 15,000 और 4 से 11,000। तो एक बात ध्यान में रखें, ये हम एक रेंज ले रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम वैल्यूज देखेंगे वो इसके बीच में होंगी, अगर इससे ऊपर नीचे होती हैं तो उसके कुछ मतलब निकलेंगे, हम कहेंगे बंदा बीमार है और ये है या वो है, ठीक है। बट ये हमारी एक नॉर्मल रेंज है। सेक्स की अगर बात करें तो स्लाइटली मोर इन मेल देन फीमेल, मेल की जो काउंट्स है वो ज़्यादा है। डायोरेनल वेरिएशन दिन भर में अगर हम देखें, मैक्सिमम इन अर्ली मॉर्निंग एंड मैक्सिमम इन आफ्टरनून, बीच में ये वैल्यूज गिर भी जाती हैं। एक्सरसाइज इंक्रीज स्लाइटली, ज़्यादा फर्क नहीं होता बट स्लाइटली, और स्लीप में डिक्रीज होती है, स्लीप में तकरीबन तमाम वैल्यूज डिक्रीज होती हैं। इमोशनल कंडीशन लाइक एंजाइटी में ये इंक्रीज हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में इंक्रीज रहती हैं, तो प्रेगनेंसी में अगर कोई इनका टेस्ट करें और ये बड़ी हो तो इन्फेक्शंस को लेकर टेंशन ना लें। मेंस्ट्रुएशन जब हो रही होती है फीमेल में, ब्लीडिंग, उसमें भी इनकी वैल्यूज इंक्रीज हो सकती हैं, बल्कि होती हैं। पर्चुरेशन में भी ये इंक्रीज होती हैं। सही है जी। अब आपके जहन में चल रहा होगा पर्चुरेशन किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे डिलीवरी वगैरह में। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशंस। तो नॉर्मल वैल्यूज आपको मैंने बता दी, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस भी एक सरसरी सी बात होगी। बात करते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशंस की। All type of leukocyte do not share equally in increase or decrease of total leukocyte count. In general, the neutrophils and lymphocytes vary in opposite direction. अब ऐसा नहीं है कि तमाम की तादाद बढ़ रही है, ये तमाम की तादाद गिर रही है। जो न्यूट्रोफिल्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। मतलब अगर न्यूट्रोफिल की तादाद बढ़ेगी तो लिम्फोसाइट की तादाद कम होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट्स की बात हो रही है, इज द इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट, तमाम ल्यूकोसाइट्स जो हैं, इट अकर इन कंडीशन सच एज इन्फेक्शंस, एलर्जी, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, ग्लैंडुलर फीवर, ठीक है। मतलब इन्फेक्शंस में ल्यूकोसाइट्स बढ़ेंगे, एलर्जी भी इसी तरह की एक चीज़ होती है, कॉमन कोल्ड बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस भी बीमारी, ग्लैंडुलर फीवर भी बीमारी। तो बीमारी में ये बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? ल्यूकोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसलिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस इज इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। रीजन? इन्फेक्शंस, 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 इन्फेक्शंस। सही है। अगली बात, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट्स count more than 100,000 cubic mm. It is also called blood cancer. ये बहुत ज़्यादा तादाद है मेरे बच्चे, अगर यहाँ तक पहुँच गई तो हम कहेंगे इसको ब्लड कैंसर है। तो टर्म क्या है? ल्यूकीमिया। अब दूसरी टर्म है ल्यूकोपिनिया। क्या जी? ल्यूकोपिनिया। ल्यूकोपिनिया इज द डिक्रीज इन द टोटल WBC काउंट। जो इंक्रीज था उसको हम क्या कह रहे थे? ल्यूकोसाइटोसिस।
ल्यूकोसाइटोसिस तमाम में इंक्रीज हो रहा था। अब ल्यूकोपीनिया, इट अकर इन फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, काउंट में डिक्रीज हो रहा है। एनाफाइलैक्टिक शॉक, सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर में अगर सिरोसिस हो गया, डैमेज हो गया, कैंसर हो गया तो या लीवर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई तो वैल्यू ऑफ ऑल काइंड ऑफ WBCs विल डिक्रीज। पर्निशियस एनीमिया, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड वायरल इन्फेक्शंस में भी WBC काउंट डिक्रीज होता है। सही है। अब यहाँ पर एक ये चार्ट है जिसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं यानी कंडीशंस हैं और फिर वेरिएशंस हैं और उस डिसऑर्डर को हम कहते क्या हैं। ये इसको आप गौर से पढ़ लें। अगर मैं एक एक को बयान करूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। केसबिलिंगम बुक खोलें, उसमें यह डिटेल में और लिखा हुआ है, हर एक कंडीशन को एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आप देखिए इसको, फिर हम इस पे एक बार ज़रूर दोबारा बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और अपने जवाबात से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए, और जो आपको असाइनमेंट्स मिल रही हैं उन्हें ज़रूर सबमिट कीजिए क्योंकि वही आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम्स है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मज़े कीजिए। थैंक यू जी।